तो सिमरन, एक बात बताओ, जब भी तुम टेक्नोलॉजी वर्ड सुनती हो तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? अरे रतिका, ये तो बहुत आसान है। जब हम तकनीक की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं ना कि आज तकनीक के क्षेत्र में भारत लगातार नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, यानी विकास कर रहा है। और ये तकनीक ही तो है जिसकी वजह से ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट, ये सब कुछ कितना आसान हो गया है। बिल्कुल। तो अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो आजकल हर फील्ड में किया जा रहा है, तो हमारी जो ये कानून की प्रक्रिया है ये कैसे इससे दूर रह सकती है? और ये तो हम सभी जानते हैं कि कानून हमेशा सबूत मांगता है, और तुम जानती हो सिमरन, अब ये सबूत जो है वो डिजिटल हो गए हैं। अरे वाह, तो चलिए जानते हैं कि क्या है इलेक्ट्रॉनिक यानी साइबर एविडेंस, किस तरह से हमारी न्यायिक प्रक्रिया में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, यानी कहें तो कि हमारी मदद कैसे कर सकता है। और इसी विषय पर और जानकारी साझा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ उपस्थित हैं एडवोकेट आशुतोष लोहिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्कार सिमरन जी, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं वो हमारी एक ज़िंदगी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं ये क्या होते हैं और क्यों ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को समझने से पहले आपको एविडेंस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसा आपने अभी बोला कि कानून जो है वो सबूत मांगता है, साक्ष्य जिसको हम बोलते हैं, साक्ष्य, एविडेंस, सबूत। तो तथ्य जितने भी होते हैं, जो भी फैक्ट्स हम कोर्ट में लेकर के आते हैं, उनको हमें साबित करने के लिए साक्ष्यों की, एविडेंसेस की ज़रूरत होती है। और एविडेंस जो है वो, हालांकि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको बहुत सालों से, सदियों से कहना चाहिए, महर्षि याज्ञवल्क्य हुए हैं जिन्होंने अपने शास्त्रों के अंदर इसका व्याख्यान किया हुआ है। वहाँ से साक्ष्य की शुरुआत हुई थी, वहाँ से हम लोग एविडेंसेस को देखते आ रहे हैं। बाद में फिर जैसे आक्रमण हुआ मुगलों का, उन्होंने एक न्याय प्रक्रिया सेटअप करी, उसमें भी एविडेंसेस की हमेशा ज़रूरत रही। बाद में अल्टीमेटली हमारे यहाँ जो अभी फॉलो किया जा रहा है, तो नया एक्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले जो एक्ट अभी फ़िलहाल चल रहा है वो इंडियन एविडेंस एक्ट है। उसका जो उसको पारित किया गया था वो 1872 में किया गया था, 1872 में। तो उसके हिसाब से बहुत सारी एविडेंसेस होती हैं, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो वो एक अलग अलग उनको बांटा गया है श्रेणियों के अंदर। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में सन 2000 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। अमेंडमेंट के ज़रिए एक संशोधन किया गया था, और उस संशोधन में एविडेंस एक्ट के अंदर ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी एक्सेप्ट की जाएगी। लेकिन जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट की गई सेक्शन 65 के अंदर। दो नए प्रावधान, दो नई धाराएं जोड़ी गई, सेक्शन 65A और सेक्शन 65B। उसके चलते हमारी एविडेंसेस को सारा का सारा एक मूर्त रूप दिया गया है। जी सर, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल हो गया एविडेंसेस के बारे में तो समझा, और ये जैसा आपने बताया टेक्निकल हो गया, इसे ब्रेक डाउन करेंगे धीरे धीरे सिंपलर फॉर्म में। और सर, ऐसे कौन कौन से अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक हम कह सकते हैं एविडेंसेस हैं जिन्हें हम एज एन एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो भी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किया गया रिकॉर्डिंग है, या कोई आपस में कोई इंटरेक्शन है, कोई मैसेजेस का एक्सचेंज है, कोई कम्युनिकेशन है, कोई ईमेल है, ये सभी चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में गिनी जाती हैं। तो इसमें आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है, आपकी कोई ईमेल एक्सचेंज है, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, SMS एक्सचेंज है, ये सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में गिन ली जाती है। बिल्कुल। तो आजकल जैसे कि हम मोबाइल, लैपटॉप, CCTV कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं क्राइम प्रोटेक्शन के लिए, और साथ ही साथ अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है क्राइम डिटेक्शन के लिए भी, तो उसमें भी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें राइट जस्टिस देने के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है? देखिए, अब बदलते हुए परिवेश के अंदर बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि आप किस तरह से एविडेंसेस को प्रेजेंट करते हैं। पहले एक ही चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए हमें ओरल टेस्टिमनी पे ही विश्वास करना पड़ता था, या उसी पे रिलाय अपॉन करना पड़ता था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अगर कोई कागज़ भी है, दस्तावेज़ भी है, उसको साबित करने के लिए भी वो आज भी हम फॉलो करते हैं।
उसको साबित करने के लिए भी हम किसी न किसी ओरल टेस्टिमनी को लेके आएंगे, जो उस साक्ष्य के जो गवाह हैं वो आएंगे, वो आकर के उसको प्रूव करेंगे कि देखिए हमारे सामने हुआ था, हमने देखा, ऐसा किया गया। और उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन जिरह जिसको हम कहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करके फिर हम सत्य को सत्यापित करने की कोशिश करते हैं, उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ गई तो चीज़ें बड़ी आसान हो गई। अगर किसी को विल, सपोजिंग हम विल के ऊपर आते हैं, किसी की वसीयत है, तो पहले वसीयत को लेकर के बड़ा समझाना पड़ता था कि साहब मेरे सामने बनाई गई, ऐसे ऐसे गए, ये विटनेसेस थे, और जिसने वसीयत करता है उन्होंने वसीयत ये बनाई, उन्होंने पढ़ ली थी, उनको पता था क्या है। आज बड़ा सिंपल हो गया है, आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना लीजिए, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में जो वसीयत करता है, वो टेस्टेटर जिसको हम बोलते हैं, वो अपनी सारी की सारी विल पढ़ के बता देते हैं। तो ये दिख जाता है दैट ही इज इन साउंड डिस्पोजिंग माइंड, उनकी जो है मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, पढ़ के आराम से अच्छे से बोल पा रहे हैं। उन्होंने पढ़ लिया है क्योंकि पढ़ के बोल पा रहे हैं, खुद बोल रहे हैं तो इसलिए उनकी खुद की वसीयत है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब ये इतनी आसान हो गई हैं विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी के चलते सब बड़ा आसान हो गया है। तो यू मीन जैसे कि जो भी प्रूफ अब सीसीटीवी कैमरा या मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू दिखाए जाते हैं, उसके बाद किसी भी जैसे गवाह या फिर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। गवाहों की फिर भी जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन एक प्रक्रिया है जो कि सेक्शन 65A और 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट उसमें लिखी गई है। उसके अंदर उनको, अगर कोई सपोजिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, हम सीसीटीवी की ही बात कर लेते हैं, तो हमें ये दिखाना होता है कि इसका सोर्स क्या है। अच्छा। और किस व्यक्ति ने, ताकि उसके अंदर, क्योंकि टैंपरिंग भी हो जाती है ना जी। आज अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो उसमें टैंपरिंग हो सकती है, उसके अंदर छेड़छाड़ हो सकती है। तो किसी व्यक्ति को आकर के ये साबित या सत्यापित करना होगा कि ये एविडेंस मेरे हाथ से निकली हुई है, इस डिवाइस से रिकॉर्ड की गई थी, इस डिवाइस में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और मेरे कंट्रोल में रही है, ये पूरी की पूरी एविडेंस है, इसके अंदर कोई संशोधन नहीं किया गया है, कोई काट-पीट, कोई काट-छाट नहीं की गई है। तो इस तरह की चीज़ों को आकर के आपको सत्यापित करना पड़ेगा। और सर, इन एविडेंसेस को किस तरह से वेरीफाई किया जाता है, और जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है तो इन्वेस्टिगेटर्स किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं सभी सबूतों की पुष्टि हो पाए? जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला तो जो कैसे इसको सत्यापित किया जाता है, कैसे इसको चेक किया जाता है। तो हमारे पास फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ हैं और गवर्नमेंट ने बहुत सारी लेबोरेटरीज़ को मान्यता दी है कि वो ऑफिशियली किसी भी चीज़ को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एग्जामिन करके उसकी सत्यापना कर सकते हैं कि हाँ ये सत्य है। तो इस तरह की दिल्ली में ही 4 हैं और अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग हिस्सों में भारत के अलग अलग लेबोरेटरीज़ हैं, फोरेंसिक साइंस लैब्स हैं जो कि इसको सत्यापित करती हैं। आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा ये था कि क्या क्या देखा जाता है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान रखा जाता है। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ये देखते हैं कि इसके अंदर अगेन कोई मॉर्फिंग नहीं की गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस करती जा रही है वैसे ही लोगों के हाथ में बहुत सारे टूल्स आते जा रहे हैं, बहुत सारे वेपन्स आते जा रहे हैं, या बहुत सारी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं, उसके चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि छेड़छाड़ करने वाले उसके साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड के, वो ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, ये जेन्युइन ओरिजिनल रिकॉर्ड है, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है, इस फाइल्स को कभी टैंपर नहीं किया गया, इसके अंदर कोई मॉर्फिंग नहीं की गई है, कोई और ऊपर से सुपर इम्पोजिशन नहीं है। कई बार होता है कि वीडियो कोई और होता है और आवाज़ कुछ और आ रही होती है, डबिंग नहीं की गई है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखा जाता है और इन्हीं चीज़ों के ध्यान पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल बनाया गया है। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि आगे हम इसे प्रूफ को कर सकते हैं सिक्योर, लेकिन अभी आज के वक्त में अगर प्रेजेंट में अगर हम कोई रिकॉर्डिंग करते हैं या किसी भी तरह की कोई हम अपने पास सेफ्टी के लिए रखते हैं, तो आगे फ्यूचर में हम उसे सिक्योर कैसे कर सकते हैं, अगर जिसका इस्तेमाल हमें आगे जाके फ्यूचर में करना है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है? देखिए, एक तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो डिवाइस जिस पर आपने रिकॉर्ड किया है वो परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में रहे, वो ख़राब ना हो। और दूसरे, आप उसका बैकअप ज़रूर ले लें। बैकअप भी उसी फॉर्मेट में लीजिए जिस फॉर्मेट में उसको रिकॉर्ड किया गया है। तो ओरिजिनल फॉर्मेट को मेंटेन करके रखिए। जो रिकॉर्डिंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसके अंदर कोई छेड़छाड़
कोई संशोधन किसी भी प्रकार का कुछ नहीं किया जाना चाहिए। थर्डली, किसने किया है, किस वक्त किया है, ये चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो रिकॉर्डिंग्स की हैं या जिसके कंट्रोल में, पावर में, पोजीशन में रही हैं, उसे आकर के सत्यापित करना होता है। ओके। तो वो पहले सर्टिफिकेट होता था, सर्टिफाई करना होता था सेक्शन 65B के तहत। आजकल क्योंकि नई नई जजमेंट्स आती रहती हैं, तो ये लॉ जो है बहुत रीसेंट है। सन 2000 में जो है इसको, जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट करके लाया गया। उसके बाद जो है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ गया है, तो उसके अंदर भी इसको बहुत कुछ अच्छे से डिटेल में इंक्लूड किया गया है। लेकिन फिर जजमेंट्स हैं, जैसे अनवर वर्सेस बशीर की एक जजमेंट थी 2014 की, उसके अंदर बड़ी सारी क्लैरिटीज़ आई थी। अभी रिसेंटली एक जजमेंट हाल फिलहाल में ही आई है 2020 के अंदर ही, तो उस जजमेंट में बड़ी क्लैरिटी से कहा गया कि सर्टिफिकेट नहीं भी हो, लेकिन अगर आप ओरल एविडेंस आकर के दे देते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। अब जैसे कि हम नए नए मोबाइल, आजकल हमने बताया कि डिवाइसेस का शौक सभी को है, तो हम हर कुछ वक्त पे एक नया डिवाइस लेते हैं, नया मोबाइल लेते हैं, तो समटाइम्स अगर चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जाता है एक मोबाइल से दूसरे में, तो क्या उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो वही रहेगी? देखिए, उसको प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में डिवाइड किया जाएगा। प्राइमरी एविडेंस वो हो जाएगी जिसमें उस डिवाइस में रिकॉर्ड किया गया था। अब अगर आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसमें कोई फाइल के फॉर्मेट में चेंज नहीं हो रहा है, देन इट इज़ एडमिसिबल, उसको एडमिट किया जाता है। लेकिन उस व्यक्ति को फिर पुराना डिवाइस या तो लाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि पुराने डिवाइस को इस वजह से मैं पेश नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरा सेकेंडरी एविडेंस जो है, ये मेरा दूसरा डिवाइस है, रिकॉर्ड कहीं और हुआ था। क्योंकि ये भी चेक हो जाता है कि आपने कौन से कैमरा से, किस जगह से, किस तारीख को, कहाँ से उसको रिकॉर्ड किया था, और अब आप उसको किस डिवाइस से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये डिवाइस कब एक्टिवेट किया गया था। ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक अपना डिजिटल इम्प्रिंट छोड़ जाती हैं। तो ये सारे प्रूफ भी देने पड़ते, ये सारे प्रूफ फोरेंसिकली जब उनको एग्जामिन किया जाता है तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। और सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत से ऐसे केसेस हैं अब आपने देखे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का इस्तेमाल किया गया है, तो किसी एग्जाम्पल के माध्यम से हमें समझाएं कि कोई ऐसा केस हो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की वजह से आसानी से केस हल करने में मदद मिली हो। देखिए, आसानी से तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इसकी भी एक प्रक्रिया है, लेकिन हाँ, बहुत सारे मैटर्स के अंदर आजकल, ख़ास तौर से आजकल, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को यूज़ करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही एक केस था जिसके अंदर आपने जैसे बात करी, तो विल, एक व्यक्ति की अपनी वसीयत थी, तो उस वसीयत को हमने जो है इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रेजेंट किया था, वीडियो रिकॉर्डिंग थी। तो उसके चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, कोर्ट उसको एग्जामिन करती है और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है। इस तरह की चीज़ें हैं। फिर अभी एक फ़िलहाल एक केस है जो अभी मामला अदालत में विचाराधीन है। उसके अंदर किसी व्यक्ति का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपस में, और उसको लेकर के आपस में उनका फिर बाद में जब वाद हुआ, विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, तो एविडेंस के तौर पर ईमेल एक्सचेंज आए, और उस व्यक्ति ने ईमेल एक्सचेंज को रिफ्यूज़ किया, मना किया कि नहीं, ये मेरी ईमेल नहीं है। तो वहाँ पे आईपी एड्रेस के ज़रिए और ईमेल्स की जो पूरी ट्रेल थी उसके ज़रिए ये सत्यापित हो गया, स्थापित हो गया कि हाँ, ये आप लोगों की ही आपस की वो थी, तो उसमें बड़ा आसान हो गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज हर चीज़ को बहुत आसान करती जा रही है। टेक्नोलॉजी आसान भी कर रही है, मुश्किल भी कर रही है। तो टेक्नोलॉजी के अपने फ्लिप और फ्लॉप दोनों साइड हैं। तो हम पॉजिटिव की ही बात करते हैं, तो दर्शकों, अभी आपने जाना कि किस तरह से जो बेटर टेक्नोलॉजीज हैं हमारे जीवन को आसान बना रही है, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे एडवोकेट आशुतोष लोहिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुक्रिया।